अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। इससे जो पहला लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोगों ने आइसोटॉप्स के बारे में डिस्कस किया था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे और हमने कहा था कि आइसोटॉप्स की डिस्कवरी किसने की है, डेफिनेशन क्या है आइसोटॉप्स की, आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेज, उनके एटॉमिक नंबर्स, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और बहुत सी एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी डिफरेंट हमने आइसोटॉप्स और उनके नंबर ऑफ आइसोटॉप्स और डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया था। ओके, और इस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, अब अबंडेंस का मतलब क्या होता है, कसरत, परसेंटेज, अमाउंट, ठीक है, कि कितनी अमाउंट पाई जाती है या कितनी परसेंटेज पाई जाती है किसी भी आइसोटॉप की, ठीक है। तो अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है कि हमने कि कोई स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हमने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को निकालना है या उनको मेजर करना है या उनको डिटरमिन करना है। इसी तरह से रिलेटिव अबंडेंस हम करेंगे। रिलेटिव अबंडेंस क्या है कि एक एलिमेंट है, उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, उन आइसोटॉप्स की कितनी परसेंटेज है एक दूसरे के लिहाज से, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स की हम पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ये डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप क्या है, परसेंटेज, ये क्या है, ये परसेंटेज है ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक आइसोटॉप की ये परसेंटेज है ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू, किसके मुकाबला में, एज कंपेयर टू अदर आइसोटॉप्स, दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबला में, ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द सेम एलिमेंट, कि हम एक एलिमेंट के एक आइसोटॉप की परसेंटेज निकालते हैं और उसका कंपैरिजन हम किसके जरिए से कंपैरिजन करते हैं, हम दूसरे आइसोटॉप जो उसी एलिमेंट के दूसरे आइसोटॉप्स हैं उनकी परसेंटेज के साथ या उनकी अमाउंट के साथ हम कंपैरिजन करके किसी आइसोटॉप की हम परसेंटेज को मेजर करते हैं, ठीक है। बात समझ आई है, परसेंटेज ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के किसी एक आइसोटॉप की ये परसेंटेज है, फीसद मिकदार है, एज कंपेयर टू अदर आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, उसी एलिमेंट के दूसरे आइसोटॉप्स के साथ कंपेयर करके हम इसको मेजर करते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। आगे समझ, रिलेटिव कौन से होते हैं, जो एक ही खानदान होता है, ठीक है, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, जो लोग होते हैं, हम उन्हें कहते हैं ये हमारे रिलेटिव हैं। इसी तरह हम रिलेटिव अबंडेंस में क्या करेंगे कि एलिमेंट एक ही होगा, उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स होंगे और उनमें हम क्या करेंगे, उनकी एक दूसरे के लिहाज से परसेंटेज को मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन का एलिमेंट है और इसके आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, ये स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। ये कौन से आइसोटॉप्स हैं, स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। वैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। लेकिन जो स्टेबल होते हैं वो होता है सिर्फ हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2। फिर कार्बन है, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हमने पढ़े थे, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। लेकिन इनमें से भी जो स्टेबल है वो क्या है, कार्बन 12 और कार्बन 13। तो अगर हम इन दोनों की परसेंटेज देखें तो जो हाइड्रोजन 1 है यानी जो प्रोटियम है वो कितनी फीसद मिकदार है उसकी, कितनी है, 99.985। और उसके लिहाज से जो अब 100 में से परसेंटेज 100 में से निकाल देना, 100 में से 99.985 जो है वो प्रोटियम है, तो इसका मतलब है 100 में से जो बाकी परसेंटेज बची वो किसकी होगी, ड्यूटियम की और ट्रिटियम की होगी, ठीक है। और इनके मैसेज क्या होते हैं, हाइड्रोजन 1 का होता है 1.007 AMU आप इसे कहेंगे, और फिर हाइड्रोजन 2 का होता है 2.014। ओके, ये क्या है, ये एलिमेंट है और ये उसके आइसोटॉप्स है और ये उनकी
रिलेटिव अबंडेंस है जिसे मैं परसेंटेज से शो कर रही हूँ, और ये उनके हैं मैसेज इन AMU। ठीक है, बात समझ आ गई है। और डेफिनेशन भी आपने डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे कि हम इस तरह से हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि एक आइसोटॉप की मिकदार इतनी है और दूसरे आइसोटॉप की मिकदार इतनी है। तो इसकी मेजरमेंट हम करते हैं बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, हम किसके जरिए से रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स फाइंड करते हैं? बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर होगा, जिसमें हम एलिमेंट को वोलेटिलाइज करते हैं, उसको आयोनाइज करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं। पास करवाने के बाद हम आयन कलेक्टर पे और डिटेक्टर के जरिए से हम उनकी रिलेटिव अबंडेंस को और उनके मैसेज को जो है वो डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स जो है ना, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, बहुत कम आता है लेकिन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए तो आपने कार्बन, हाइड्रोजन और आपकी बुक के टेबल में और भी 3-4 एलिमेंट्स बताए गए हैं, तो आपने सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स कर लेनी है, उनको अच्छे से कर लेना है कि परसेंटेज क्या है, आइसोटॉप्स कौन से हैं, उनके मैसेज क्या है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दिया है। फिर आपने मेजरमेंट की हेडिंग दे देनी है कि हम मेजर कैसे करेंगे। हम मेजर करते हैं बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, अब लिटरेचर में जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है, जी तो स्टूडेंट्स अजान होने लगी थी, इस वजह से मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अब कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हमने पढ़े हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसी तरह हमने हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स पढ़े हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, यानी प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। अब जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है, जो हमारे पास एक एलिमेंट आता है हाइड्रोजन और कार्बन, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज इन आइसोटॉप्स में से किस आइसोटॉप पे डिपेंड करेंगी? आप क्या सोचती हैं किस पे डिपेंड करनी चाहिए? अगर हम इनकी अबंडेंस को देखें तो हम यही कहेंगे ना कि जो ज्यादा अबंडेंट होगा उस पर उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। डेफिनेटली यही बात है। जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिटरेचर में आपको बयान की जाती हैं, आपके सामने रखी जाती हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप ऑफ द एलिमेंट, के एलिमेंट का जो सबसे ज्यादा अबंडेंट या सबसे ज्यादा कसरत में पाया जाने वाला आइसोटॉप है, उस आइसोटॉप पे डिपेंड करती हैं उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब आपने अक्सर देखा होगा अब हाइड्रोजन 1 यानी प्रोटियम जो है वो ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, ऐसे ही है ना, यानी कितना है 99.985। तो हम जब हाइड्रोजन का एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं तब भी हम हाइड्रोजन 1 ही रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन 1 ही रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 1 ज्यादा अबंडेंट है। ओके, इसी तरह कार्बन है तो कार्बन का भी हम कार्बन 12 रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कार्बन 12 की अबंडेंस क्या होती है? ज्यादा होती है। रिलेटिव या एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हुए भी हम लोग कार्बन को स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करते हैं। ओके, आगे समझ। अब हम कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में, और एक्सप्लेनेशन में हम पहले देखेंगे कि नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, या कितने आइसोटॉप्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, आप क्या हेडिंग देंगे? नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स। तो उसके अंदर आप हेडिंग में लिखेंगे देयर आर 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स दैट अकर इन नेचर। अब नेचर में कितने आइसोटॉप्स पाए जाते हैं? 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स नेचर में पाए जाते हैं, और इनमें से आउट ऑफ विच या आउट ऑफ देम, इनमें से जो 40 हैं आइसोटॉप्स वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैं। 40 कौन से आइसोटॉप्स होते हैं? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक मास जो है, या सॉरी एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 होता है, और ये अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन इमिट करते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कौन से होते हैं?
रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वो होते हैं जो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन इमिट करते हैं और इनके जो एटॉमिक नंबर होता है जो इनका वो ग्रेटर देन 80 होता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है नेचर में कितने आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स पाए जाते हैं और उनमें से 40 आइसोटॉप्स जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक, अब इंसान जो है वो नेचर पे ही डिपेंड नहीं हो सकता, इंसान खुद भी अपने लिए, कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ है, तो इंसान ने भी बहुत सारी खोज निकाली और खोज निकालने के बाद उन्होंने भी अपनी मैन मेड जो है वो कुछ आइसोटॉप्स बनाए हैं। ठीक है, तो यहां से आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से कितने आइसोटॉप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, तो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से यानी इंसान ने अपने तरीकों से आर्टिफिशियली जो है वो 300 आइसोटॉप्स बनाए हैं। लेकिन जो मैन मेड है आइसोटॉप्स हो या कोई भी चीज हो वो अनस्टेबल होती है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। हमेशा जो नेचर का सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से जो उन्होंने 300 आइसोटॉप्स बनाए हैं, आर्टिफिशियली जो 300 आइसोटॉप्स बनाए हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वो कौन से आइसोटॉप्स हैं, वो अनस्टेबल है और ये रेडियो एक्टिव है। ये तमाम के तमाम क्या है, 300 जो है ये अनस्टेबल है और ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, यानी इनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 है और अनस्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, जल्दी ये टूट जाते हैं। ठीक है, ये जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये था आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से 300 आइसोटॉप्स। ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने ऐसे ही हेडिंग्स बना लेनी है, या इससे भी बेटर आप अगर बना सकते हो तो आपने हेडिंग्स बना के उनको वैसे एक्सप्लेन कर देना है ताकि आपको ज्यादा मार्क्स मिले। ओके, जितना ज्यादा आप आसानी देंगे रीडर को या चेकर को, यानी चेक करने वाला जो है आपका पेपर, उसको जितनी ज्यादा आसानी होगी आपका पेपर रीड करने में, आपके मार्क्स भी उतने ही ज्यादा आएंगे। ठीक है, इसलिए कहते होते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा असर होता है आपके मार्क्स गेन करने पे। अब पहला हमने क्या किया है, आर्टिफिशियल नेचुरली अकरिंग कौन से आइसोटॉप्स हैं, फिर आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, और अब हम देखेंगे आइसोटॉप्स या एलिमेंट्स विद इवन विद ऑड एटॉमिक नंबर, विद ऑड एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर जिनका ओड होता है यानी 1 3 5 7 86, तो उनके आइसोटॉप्स कितने होंगे। ठीक है, और वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ओड होता है, नेवर पोजेस, इनके पास नहीं होते मोर देन 2 स्टेबल आइसोमर। ठीक है, मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, सॉरी आइसोटॉप्स, इनके जो आइसोटॉप्स होते हैं या आप कह लें जो स्टेबल आइसोटॉप्स हैं वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। आपकी बुक पे एक टेबल है, टेबल में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल आप इसमें एग्जांपल देंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, तो इसका 7 है, तो इसके सिर्फ 2 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं और वो है नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। कौन से इसके स्टेबल आइसोटॉप्स हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, इसके सिर्फ 2 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ओड होता है उनके पास स्टेबल आइसोटॉप जो है वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर चौथी हम हेडिंग देंगे एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है उनके पास होते हैं, आप कहेंगे पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, यानी कि जो ओड वाले होते हैं उनके पास 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स नहीं होते हैं, जबकि जो इवन एटॉमिक नंबर्स वाले होते हैं तो उनके पास क्या होते हैं, या मैं लिख ही देती हूँ, पोजेस, इनके पास क्या होते हैं, मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, इनके पास स्टेबल आइसोटॉप्स की तादाद 2 से ज्यादा होती है। और इसमें आप कौन कौन सी एलिमेंट्स की एग्जांपल देंगे, जैसा कि अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, तो इसके जो आइसोटॉप्स हैं वो 3 होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ठीक है, तो इसके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स मौजूद होते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके भी आइसोटॉप्स की जो तादाद है वो 2 से ज्यादा होती है।
ओके, अंडरस्टैंड। अब जिनके एटॉमिक नंबर या जिनका जो मैस नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, whose mass numbers are multiple of 4, उन एलिमेंट्स की जो अबंडेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे समझ। एलिमेंट्स, वो ऐसे एलिमेंट्स whose mass numbers are multiple of 4, whose mass numbers are multiple of 4, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मैसेज जो है या मैस नंबर जो है वो 4 के मल्टीपल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं। लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस कितना होता है 24, इसी तरह सिलिकॉन का होता है 28, फिर आयरन का होता है 56। ठीक है, और इसी तरह कैल्शियम जो है, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है। देख लेते हैं कि आयरन का 56 ही है, यस 56, फिर कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये जो है ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं, यानी ये मिकदार इनकी बहुत ज्यादा पाई जाती है दूसरे एलिमेंट्स की निस्बत। और इसकी एग्जांपल उन्होंने इस तरह से बयान की है कि ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म नियरली 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी जो जमीन की क्रस्ट है, जो अर्थ क्रस्ट है उसका 50% जो पार्ट है वो किन एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन और कैल्शियम। इन एलिमेंट्स से मिलके अर्थ क्रस्ट का 50% पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आगे समझ। अब हमने एक्सप्लेनेशन में क्या किया, पहले हमने एक्सप्लेनेशन में कहा कि ऐसी नेचुरली अकरिंग कितने आइसोटॉप्स हैं 280 आइसोटॉप्स नेचुरली अकरिंग है, उनमें से 40 रेडियो एक्टिव है। ठीक है, फिर हमने कहा कि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से यानी मैन मेड कितने हैं, मैन मेड 300 है और वो 300 अनस्टेबल है और वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जिनके ओड होते हैं उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स नहीं हो सकते, जबकि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन होते हैं उनके 2 से ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं स्टेबल जो हो। ठीक है, फिर हमने कहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका और जिनके मैस नंबर जो है वो 4 के मल्टीपल्स होते हैं, लाइक 16 जो है वो 16 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना, या 4 का टेबल पढ़े तो 4 4s are 16 एंड 4 6 are 24, 4 7s are 26। ठीक है, तो इसी तरह से आप इनको अगर डिवाइड करें तो ये 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, यानी 4 के मल्टीपल्स हैं इनके मैस नंबर, तो ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, ये अबंडेंट होंगे। और इस इनकी अबंडेंस की हम एग्जांपल कहां से ले सकते हैं कि ये तमाम एलिमेंट जो हैं ये अर्थ क्रस्ट का 50% पार्ट कंपोज करते हैं। ठीक है, आगे समझ। यानी अर्थ क्रस्ट में ज्यादातर आपको कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन और आयरन। ओके, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। क्या है उसके बाद, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स क्या होंगे, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, मोनो आइसोटॉपिक का मतलब ये होगा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास क्या होंगे, विच पोजेस एलिमेंट्स having only one isotope, possess only one isotope, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास सिर्फ एक आइसोटॉप मौजूद होता है उन्हें हम कहते हैं मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है फ्लोरीन है, आयोडीन है, फिर गोल्ड है और आर्सेनिक है। ठीक है, आइए समझ। तो इनके पास सॉरी ये तो ऑर्गन हो गया, तो इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, यहां से फ्लोरीन है, आयोडीन है, गोल्ड है और आर्सेनिक है। आइए समझ। तो अब
आपने कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन में नेचुरली अकरिंग बताने हैं, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से जो बनते हैं उनको एक्सप्लेन करना है, ऑड एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक नंबर और ऐसे एलिमेंट्स जिनके मास नंबर 4 के मल्टीपल्स हो उनको बताना है, और आपने मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स का बताना है। ठीक है, कि ऐसे आइसोटॉप्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास सिर्फ एक आइसोटॉप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स, और उनकी एग्जांपल्स हैं फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड और आर्सेनिक। ओके उसके बाद जो आपके पास होते हैं नेचुरली अकरिंग 280 आइसोटॉप्स जो होते हैं, उनमें से जो 154 आइसोटॉप्स जो हैं उनके इवन ही एटॉमिक नंबर हैं और उनके इवन ही एटॉमिक मैसेज हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है। जो आपके पास ये आप नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स वाली हेडिंग में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स हैं उनमें से जो 154 आइसोटॉप्स हैं उनके इवन एटॉमिक नंबर हैं और इवन ही मास नंबर है। ठीक है, और 154 निकाल दें तो फिर इसमें से किसमें बचाएंगे, 126, और जो 126 है उनके ऑड एटॉमिक नंबर या ऑड एटॉमिक मैसेज हो सकते हैं। ओके, तो ये था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, मुझे आया था ये लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने इसमें से 2-3 एग्जांपल्स कर लेनी है अच्छे तरीके से, उनकी परसेंटेज, मैसेज और आइसोटॉप, उनके एटॉमिक नंबर, मैसेज, ये सारा कुछ। ठीक है, फिर आपने डेफिनेशन अच्छे से तैयार करनी है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स की, फिर मेजरमेंट आपने बतानी है कि हम मेजर कैसे करते हैं, फिर आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके उसमें